नमस्ते बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र के क्लास में मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले क्लास में हम देख चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण, उनके दोष एवं मुद्रा का उद्भव, मुद्रा के विकास क्रम, मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा से हम भलीभांति परिचित हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक कार्य, गौण व सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य एवं अन्य कार्य। अब हम देखते हैं कि इन 4 भागों में जो बांटा गया है, इनमें प्राथमिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। उनमें पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम से तात्पर्य है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण यह वस्तुओं का लेन देन प्रत्यक्ष न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा से ही हम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद एवं बेच सकते हैं और अपनी वस्तु को मुद्रा के बदले बेच सकते हैं और इससे अपनी मनचाही वस्तु को हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वो विनिमय का माध्यम कहलाता है। अगला हम देखेंगे मूल्य का मापक। मुद्रा के कार्यों में मूल्य का मापक जो है वो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा का कई छोटे छोटे इकाई है जिसकी सहायता से बड़ी तक का वस्तु के मूल्य को मापा व आंका जा सकता है। जैसे कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी, 100 रुपये प्रति मीटर कपड़ा आदि। अब दूसरा कार्य हम देखेंगे गौण व सहायक कार्य। गौण व सहायक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं जिसको इनके श्रेणी में रखा जाता है। पहला है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का अर्थ है एकत्र करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ अंश हमेशा बचाना चाहता है, क्योंकि धन का संचय वस्तुओं के रूप में करना कठिन होता है। कुछ वस्तुएं नाशवान होती है जिनका संचय नहीं किया जा सकता, जैसे दूध, मछली, अंडा आदि, और कुछ वस्तुएं स्थान घेरती हैं और कुछ वस्तुओं का मूल्य अस्थिर होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा के रूप में धन का संचय अधिक सुविधाजनक होता है। तो ये कार्य जो रहता है इसी को कहते हैं मूल्य का संचय। यानी मुद्रा को हम लोग एकत्र कर सकते हैं, धन को एकत्र कर सकते हैं। भावी भुगतान। वर्तमान युग साख का युग है, अर्थात उधार लेन देन का युग है। आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कार्य बिना उधार के नहीं चलता। मुद्रा के कारण अंशपत्र, ऋण पत्र तथा प्रतिभूतियां खरीदना व बेचना संभव हो गया है। मुद्रा के गौण कार्य में हम अगला कार्य देखेंगे मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण को संभव बनाती है। इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति जबलपुर में अपनी संपत्ति बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर वह भोपाल या छत्तीसगढ़ में बसना चाहेगा तो अपनी संपत्ति यहाँ खरीद सकता है। तो इस प्रकार के जो हस्तांतरण होता है वो कहलाता है मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में पहला कार्य है राष्ट्रीय आय का मापन। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन संभव नहीं था, लेकिन मुद्रा राष्ट्रीय आय के मापन को संभव बनाती है। अर्थात यह वह मुद्रा है जिसमें विभिन्न प्रकार की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को मापा जाता है। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय आय का वितरण। मुद्रा के द्वारा केवल राष्ट्रीय आय का मापन ही संभव नहीं होता, बल्कि यह उसके वितरण में भी सहायक होती है। इसके द्वारा ही उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में भुगतान किए जाते हैं। तीसरा नंबर पे है अधिकतम संतुष्टि। देखो,
मुद्रा के द्वारा ही हम अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है। जैसे इसमें कोई भी व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इसमें मुद्रा के मतलब उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही अपने आप में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उत्पादक कौन कहलाएगा? जो वस्तुओं का निर्माण करेगा। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं का उपयोग करेगा। ठीक है। अगला नंबर है मुद्रा के अन्य कार्य। मुद्रा के अन्य कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। इसमें है निर्णय का वाहक। देखो, मुद्रा निर्णय लेने में सहायक होती है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक मुद्रा है वह उसका जिस प्रकार से चाहे उसका प्रयोग वो कर सकता है। तो बच्चों, अगला कार्य है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति अथवा फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा के भंडार हैं तो उसकी ऋण वापस चुकाने की क्षमता की गारंटी हो जाती है। अगला है तरलता। मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टि से मुद्रा अत्यंत उपयोगी है। यानी इसको प्रतिदिन के लेन देन के उद्देश्य से, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से या आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से। आगे हम देखेंगे मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और ऐच्छिक मुद्रा। प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वह है जो देश में प्रचलित होती है। जैसे भारत में 25 पैसे से 1000 रुपये तक के सभी सिक्के एवं नोट वास्तविक मुद्रा है। दूसरे नंबर पे है हिसाब की मुद्रा। वह मुद्रा जिसमें हिसाब रखा जाता है हिसाब की मुद्रा कहलाती है। अर्थात सामान्यतः वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है, लेकिन समय समय पर, जैसे इसमें एक उदाहरण है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर थी। इसका कारण यह था कि मार्क की तुलना में डॉलर के मूल्य स्थिर थे। युद्ध के कारण जर्मनी में मुद्रास्फीति ने भयंकर रूप धारण कर लिया था, जिसमें मार्क की कीमत गिरकर शून्य हो गई थी। तो ऐसी मतलब बहुत इमरजेंसी ऐसा समय आता है जिसमें मुद्रा की 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा समझें तो ये वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा लगभग समान है। ठीक है। अगला है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है। विधिग्राह्य मुद्रा, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इसके पीछे कानूनी शक्ति भी होती है। स्वीकार ना करने की स्थिति में सरकार इसे दंड देती है। दूसरे नंबर पे है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना सभी के लिए कानूनन बंधनकारी अथवा अनिवार्य होता है। जैसे भारत में 25 पैसा तक के सिक्के केवल 25 रुपये तक ही स्वीकार कर सकते हैं। इससे अधिक भुगतान करने पर व्यक्ति लेने से इनकार कर सकता है। दूसरे नंबर पे असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह होती है जिसे सभी लोग किसी भी सीमा तक भुगतान के लिए बाध्य होते हैं, यानी इन्हें अस्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। अगला नंबर है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह होती है जिसे स्वीकार करना अथवा ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो इस मुद्रा को स्वीकार करने से भी मना कर सकते हैं, जैसे चेक, हुंडियाँ, विनिमय पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अब अगला है पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर भी मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा यानी यह देश की प्रधान मुद्रा होती है और यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसकी स्वतंत्र ढलाई होती है। प्रमाणिक मुद्रा में
सांकेतिक मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः सहायक मुद्रा के रूप में किया जाता है और यह सीमित विधिग्रह मुद्रा होती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा यह भारी होती है और पत्र मुद्रा हल्की होती है। धातु मुद्रा अधिक जगह घेरती है और पत्र मुद्रा कम जगह घेरती है। धातु मुद्रा अत्यंत महंगी होती है, पत्र मुद्रा अत्यंत सस्ती होती है। अब बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का वर्गीकरण 3 भागों में है मुख्यतः, लेकिन 3 भागों के अंतर्गत बहुत सारे भाग आते हैं। अब आगे हम देखेंगे एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण, यानी एक अच्छे मुद्रा में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उसमें पहला नंबर है सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति यानी एक अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि उसे लोग स्वीकार करें, यानी कि सरकार की मान्यता के साथ साथ जनता का विश्वास भी उसमें होना चाहिए, है ना। अगला नंबर है टिकाऊपन। अच्छी मुद्रा वह है जिसमें टिकाऊपन का गुण हो, वह शीघ्र नष्ट ना हो। नंबर 3 वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि वजन में हल्की होती है और मूल्य में अधिक। ठीक है, तो इस दृष्टि से सोना और चांदी उपयुक्त धातु, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा भी अधिक मूल्य की होती है। इनके उदाहरण है वहनीयता। अगला नंबर है एक रूपता। अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य की मुद्राएं एक ही आकार प्रकार की हों, ना कि एक जगह पे उसका मूल्य अलग है और दूसरे जगह उसका मूल्य अलग हो, यानी कि सभी जगह एक मूल्य होना चाहिए, एक रूपता। अगला है विभाज्यता। विभाज्यता यानी उसको बांटना, हम इनको कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। अगला है मुद्रा का महत्व। बच्चों, जिस प्रकार मुद्रा का कार्य है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका महत्व भी हम देखेंगे। इसका महत्व को आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण। यानी उपभोग मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उपभोग यानी उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो उपभोग। उत्पादन यानी वस्तुओं का निर्माण। विनिमय यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन या अदला बदली। और वितरण यानी उसको फार्म से या उत्पादन के क्षेत्र से बांटना, अपने अपने जगह पे पहुंचाना, तो ये कहलाता है वितरण के क्षेत्र में महत्व। तो अब आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है, महत्व के साथ साथ इसके दोष भी हैं। दोष हैं तो उसमें आर्थिक दोष, सामाजिक दोष और नैतिक दोष। आर्थिक दोष में बच्चों व्यापार चक्र, यानी मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी अर्थात मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, कभी मंदी अर्थात मूल्यों में कमी हो जाती है, तो ये मुद्रा का आर्थिक दोष कहलाता है। दूसरे नंबर पे सामाजिक दोष। सामाजिक दोष में देखो इसमें शोषण, शत्रुता, ईर्ष्या जैसे दोष आते हैं, क्योंकि मनुष्य अधिकतम लाभ कमाने की इच्छा रखता है और वह स्वार्थी और लालची हो जाता है, तो उनके मन में तरह तरह के इस प्रकार के भावना उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है सामाजिक नैतिक दोष। तो नैतिक दोष में मनुष्य में अधिक मुद्रा कमाने के चक्कर में असामाजिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जैसे उसमें छल, कपट, चोरी, डकैती जैसे प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जो संपूर्ण समाज के लिए घातक होती है। और अगला है मूल्यों का ह्रास, यानी मनुष्य ने नैतिक मूल्यों में कमी लाने का भी काम किया है। अधिकाधिक धन कमाने के लालच में नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करता है और वह कुछ भी कर्म करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बुराइयाँ या लालच धन उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार की जो बुराई होती है वो नैतिक दोष के अंतर्गत आता है। बच्चों, मेरा मुद्रा से संबंधित इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा करना शायद आप लोगों में समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और यदि समझ में नहीं आया तो कृपया मुझसे शेयर करें।